गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? आज बहुत खुश खबरें मिला है हमको। वाह, हमका दिल गार्डन गार्डन हुई गवा। ओहो, अब तो मुकम्मल तुमको कौन बचावेगा हमसे? गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग आशुतोष। तुम्हारा शेड्यूल शिफ्ट हो गया है, अब तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। हा? इतना पढ़ना है कि रैंक लेके आओगे अब तो तुम। सुवर्णा गुड मॉर्निंग। चलो यार, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब तो मैं तुम्हें होमवर्क यही का यही दूंगा, यही का यही कंप्लीट करवाऊंगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा इस बार तो। डीटी में धमाल मचाएंगे फिर तो अपन, है ना? आई का कोई लिमिट ही नहीं है, जब तक है जान तब तक पढ़ते जाओ। अरे आपकी उस वाली जान की बात नहीं कर रहा हूं यार, कमाल करते हो। चलो जी, शुरू करें यार। आज तो एक तो ट्रैफिक में अटक गया, फिर भाई साहब हमारे ओंकार नहीं थे आज, और हम तो आज अटक गए बिल्कुल ही। आज मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, तो आज मेरे को इस चीज से समझ में आया कि जब आ जाए प्रॉब्लम, हाथों हाथ प्रोसेस बना देना चाहिए। तो एक लिख लो, नोट डाउन कर लो अपनी डायरी में। जब जब आ जाए क्राइसिस, बना दो उस पर प्रोसेस। जब जब आ जाए क्राइसिस, बना दो उस पर प्रोसेस। आज मुझे क्राइसिस आइडेंटिफाइड हो गया कि यार अगर मान लो मैं आ जाता हूं और ओमकार सेटिंग नहीं कर पाता है, दैट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, आज आप सबने देखा भी मेरे साथ में, तो हम बिल्कुल कहते हैं ना डिपेंड हो गए कि हम नहीं कर पा रहे हैं खुद से। तो व्हाट वी हैव टू डू, सीख लो, सीख ले। हमारी मेमोरी इतने पढ़े लिखा लोग दिखता होंगे, मैं तन्ने के मैं सीखूंगा और हो जाएगा ना, ना इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। तो क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू? नो डाउट अपन कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन भूलने की आदत सभी की होती है। सो उसके लिए आप क्या करो, उसे डॉक्यूमेंट कर दो, उसे लिख दो, राइट? कि देखो पहला स्टेप यहां पर जाना है, यहां पर यहां ये आना है। दूसरा स्टेप यहां पर जाना है, ये करना है। तीसरा स्टेप इस तरीके से कॉपी करना है, वहां पर पेस्ट करना है। पूरा एसओपी बना दो, ठीक है ना? वो एसओपी विल हेल्प यू। ऐसे ही हमारी एजुकेशन टाइम में भी होता है। समझो, आज तुम्हें बता रहा हूं एसओपी अपने को सब्जेक्ट में कैसे बनाना है। टीटी पढ़ रहे हो, टीटी पढ़ते हुए तुम्हें जब पढ़ते हो तो कोई एक चीज प्रॉब्लम आ गई, यार ये समझ नहीं आ रहा है, व्हाट इज दैट? वो क्या है? क्राइसिस। क्राइसिस है भैया। आज अगर इस क्राइसिस पे काम नहीं किया तो अगले दिन पछताना पड़ेगा, यार उस दिन तो समझ में आ गया था। आप समझोगे हाँ समझ में भी आ गया, लेकिन उस दिन तो समझ में आ गया यार, अब रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूं यार, क्या हो गया ऐसा? दैट इज क्राइसिस। उस क्राइसिस पर अगर आपने प्रोसेस बना दी होती तो आज उस क्राइसिस से वापस नहीं उलझ रहे होते। जापान वाले क्या करते हैं, भयंकर भूकंप आता है उनकी, फिर भी उनका मकान एकदम स्टेबल रहता है, क्योंकि जब जब आया क्राइसिस बना दी प्रोसेस, तरीके डेवलप कर लिए कि उस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। सो यू हैव टू डेवलप योर तरीके। क्या तरीके हो सकते हैं? सर मैंने ये सारे एडजस्टमेंट करी, इस एडजस्टमेंट में अटक गया। व्हाट इज दैट? क्राइसिस, प्रॉब्लम। क्या कर दो, जब जब आ जाए क्राइसिस बना दो प्रोसेस। एक नोटबुक ले लो, राइट, उसमें लिख दो कि यार इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट था, ये पॉइंट ये बात कर रहा है, इस पॉइंट पे मैं अटक गया और इस तरीके का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। बाकी तो फर्जी होता है क्वेश्चन, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट होते हैं जो घुमावदार होते हैं। तो जब तुम्हारे हाथ में वो घुमावदार पॉइंट्स आ गए तो समझो जब तुम एग्जाम रिकॉल कर रहे होंगे तब तुम्हारे क्राइसिस कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे हाथ में प्रोसेस तैयार होगी और उस प्रोसेस से उस क्राइसिस को तुम मैनेज कर लोगे। तो आज का लर्निंग है हमारा, जब जब आ जाए क्राइसिस बना दो प्रोसेस, राइट? और हमारी डे टू डे रूटीन में भी ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, आग लगने के बाद कुआं खोदने का क्या फायदा भाया, पहले कुआं खोद के रख लो। तो उसको अपन ने नया थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दे दिया, जब जब आ जाए क्राइसिस बना दो प्रोसेस, दैट्स इट। क्राइसिस आएंगे, नो डाउट आएंगे यार, कौन मना कर सकता, क्राइसिस आएंगे ही आएंगे, बट वापस रिपीटेशन वाला क्राइसिस नहीं आना चाहिए। नया क्राइसिस आए खुश है भैया, आजा नया क्राइसिस आने दे, वो पहले वाला क्राइसिस नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रोसेस तैयार होनी चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? यस, चलो जी आगे चलते हैं। तो मैंने तुम्हें आज कुछ रिकॉल करने के लिए दिया था, तुमने क्या क्या क्राइसिस है, ये क्राइसिस है तुम्हारे लिए। मैं पूछता हूं तुम बता नहीं पाते हो, व्हाट इज दैट? क्राइसिस। क्या प्रोसेस है तुम्हारी, क्या प्रोसेस है? काय का रिवाइज है? दिमाग से तो चले जाएगा मामला, तो फिर जाता है भाई, वी ऑल आर ह्यूमन। तो फिर इसकी प्रोसेस क्या है? दिमाग में कुछ प्रोसेस नहीं बनती, एक चीज ध्यान रखना, प्रोसेस तभी बनती है जब पेपर पे लिख लिया जाए। एक यूनिवर्सिटी का एक सर्वे था, जिन्होंने अपना फ्यूचर का टारगेट दिमाग में सोचा और जिन्होंने अपना फ्यूचर का टारगेट पेपर पे लिख दिया।
जिन्होंने पेपर पे लिख दिया 90% सक्सेस रेट था, और जिन्होंने दिमाग में सोचा 20% सक्सेस रेट था। सो जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके टारगेट है, जब तक पेपर पे ना लिखे हो ना, दीज आर द फर्जी। समझ रहे हो? तो क्या टारगेट बताओ? क्राइसिस। पता है ना मैं डीटी भूल जाऊंगा, फिर क्या तैयारी है? वापस रिवाइज करूंगा, वापस 10 दिन बिगाड़ूंगा मैं उसके लिए। तो फिर क्राइसिस का तरीका क्या है? क्या प्रोसेस है तुम्हारे हाथ में? गुटखा। गुटखा खाना नहीं है सर। जब भी परेशान होता है ना, मैं गुटखा का पाउच खोलता हूं सर, परेशानी दूर हो जाती है। और ज्यादा परेशानी होती है तो ढक्कन खोलता हूं और ले लेता हूं। ऐसा मत करना भाई, ठीक है? यू हैव टू, गुड नीलाजी, गुड मॉर्निंग, यू हैव टू मेक द प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? गुटखा इज द प्रोसेस। सीरियसली, गुटखा इज द प्रोसेस। तो आपने गुटखा बोला है अभी तक? मैं ही मिला सुबह से। हाँ ठाकुर, हाँ हमका ज्ञानवा दे रहा हो। नीलाजी देखो, आप जैसा है दिखता है हमको ये। अब गुटखा तैयार करना पड़ेगा। दिस इज द इंडिकेशन। आज ये जो पॉइंट हुआ है ना, उससे अपने को समझना पड़ेगा कि जब जब आ जाए क्राइसिस, तब तक बना दो प्रोसेस। आपने, मैंने इतने क्वेश्चंस कराए, कहां पर अटके तुम? हाँ सो अब समझिए, बढ़िया है। तो लिखा क्या उसको तुमने कि सर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये करना है? मारवाड़ी में लिख दो, हिंदी में लिख दो, उर्दू में लिख दो, तमिल में लिख दो, कन्नड़ में लिख दो, पंजाबी में लिख दो, यार जिसमें आता उसमें लिख दो, बट लिख दो अपनी लैंग्वेज में। मराठी में लिख दो, हाँ आता माझी सटकली डीटी मैंने साइड कर दी, ऐसा तो नहीं। तो ये चीज लिखना जरूरी है यार, है ना? ये चीज लिखना जरूरी है। तो आज से शुरू कर दो, जब जब आ जाए लिख लो। ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कोट दे रहा हूं आज आपको मैं। जब जब आ जाए क्राइसिस, बना दो प्रोसेस। बना दो प्रोसेस मतलब क्या है? पेपर पे डाल दो उस चीजों को कि यार इस चीजों को मेरे को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ठीक है? जैसे आदित्य के केस में पहली वाली रूट गई थी, उसने प्रोसेस बना ली कि क्या ऐसे कारण है जिससे पहली वाली रूट गई थी, तो अगली वाली को नहीं रूटने दूंगा ऐसे। राइट, यू हैव टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है? यू हैव टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है? रूट हो गई, रूट गई तो सेकेंडरी बातें हैं, बट यस प्रैक्टिकली लाइफ में तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है? अब आ जाओ, चलो फटाफट से आज देखते हैं तुम्हारी कितनी तैयारी है क्राइसिस को लेके। अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आर यू रेडी फॉर क्राइसिस? अब आ रहा है क्राइसिस, अब उस पर तुम प्रोसेस बनाओगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। एंड इफ यू विल नॉट मेक एनी प्रोसेस, देन वी हैव टू थिंक अगेन ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस। आ जाओ जी, आ जाओ, कमाल है बाजी, कमाल है। हो तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चलो जी, सेक्शन 28। मुझे ये बताओ पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है? सेक्शन 29 बताता है ना पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, बताओ। जब जब आ जाए क्राइसिस, बना दो प्रोसेस। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कहां गई मेरे भाई? मैं तुमसे इनकम पूछ रहा हूं, पीजीबी इनकम कैसे आएगी? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। हाँ बोलो 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 बोलो, कौन सी इनकम लूं? कौन सी? नहीं नहीं बताओगे नहीं, आप बताओ कौन सी इनकम लूं? ये देखो, दिस इज द क्राइसिस, समझ में आना चाहिए। 28 और 41 की इनकम लूंगा। ये आप अपने आप को एनालाइज करो, सब कहां पर है अपन, ठीक है? दीज आर द क्राइसिस। अगर नहीं याद आ रहा है मतलब क्राइसिस है। क्राइसिस है मतलब यू हैव टू डेवलप सम प्रोसेस, ठीक है? चलो, और वो प्रोसेस भी मैं ही कराऊंगा, खैर तुम टेंशन मत लो। 30 से 37 के खर्चे आप यहां पर लेस कर दोगे, ठीक है? उसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। यस, अच्छा 30 से 37 के खर्चे सब लेस हो जाएंगे, पक्का? पक्का? तेज बोलो ना। कौन से रेस्ट्रिक्शन? पापा जी वाले रेस्ट्रिक्शन। पापा जी है ना, 3 पापा जी है। हाँ बी, वेरी गुड। ये 3 पापा जी की रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका खर्चा अलाउड हो जाएगा। चलो जी, ये सेक्शन 28 क्या बात करता है, कोई बताएगा मुझे? है
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओके। अगर आपको कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो आ जाएगी। और वेरी गुड आदिना, वेरी गुड अमन, नीलाजीत, जूही, हर्षिता, वेरी गुड। भूल गए, भूल गए। आज तो मेरा पीजीबीपी का 9वां दिन है, उसमें भूल गए। जब तो वही कह रहा हूँ, दीज आर द क्राइसिस, दीज आर द अलर्ट एरिया। अलर्ट एरिया पे काम क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी रेडी विथ गुटखा, खाने वाला नहीं, बनाने वाला, राइट। और बताओ, वेरी गुड, सही बात है। नॉन कम्पीट फीस और कंपनसेशन कोई भी मिला हो, किस चीज के लिए मिला हो कंपनसेशन? किस चीज के लिए मिला हो? डू नॉट शेयर एनी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा विथ एनीवन। फिर डू नॉट शेयर एनी प्रोसेस, नहीं सॉरी, डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तीसरा, चेंज इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। तीसरा, कीमैन इंश्योरेंस। और बताओ, बाकी आप सब बहुत अच्छा बता रहे हो, वेरी गुड। गिफ्ट एंड परक्यूजिट्स, ठीक है। और बताओ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ठीक है। और बताओ, है वेरी गुड, सब बढ़िया बता रहे हो। स्टॉक को कन्वर्ट करते हो, स्टॉक कन्वर्ट इन एसेट्स, वेरी गुड, कैपिटल एसेट्स। और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन वगैरह दे रही है तो अलाउड हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा क्या? नहीं होगा? होगा? यहाँ कोई पापा जी की रेस्ट्रिक्शन बताई थी मैंने? यहाँ मैंने बताया था अलाउड होता है एज पर सेक्शन 40B, और जितना अलाउड हो जाता है वो पार्टनरशिप, सॉरी पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? इनकम माना जाएगा, ठीक है। चलो जी, फिर आता है एट्थ। एट्थ क्या है? वेरी गुड, स्पेसिफाइड बिजनेस, कि अगर असेट्स को अगर आप सेल करते हो तो। और एक नाइन्थ है आपके लिए एओपी, सॉरी एसोसिएशन, अगर मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज दे रही है तो उससे जो भी इनकम होगा वो आपका पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो जी, मैंने यहाँ आपको गिफ्ट और परक्यूजिट्स के लिए एक टीडीएस का सेक्शन बताया था, क्या था वो? 194R, ठीक है। क्या था उसमें? 20,000 से ज्यादा आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है ना। अगर किसी को भी गिफ्ट दे रहे हो आप 20,000 से ज्यादा, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। गिफ्ट अगर इन काइंड में है तो क्या करोगे? गिफ्ट अगर इन काइंड में है तो क्या करोगे? उससे पैसे ले लेंगे, गिफ्ट को आधा काट के दे देंगे। वेरी गुड, गिफ्ट को काट नहीं सकते तो उसे बोलेंगे भैया ऐसा कर, मान लो मैं तेरे को 50,000 का गिफ्ट दे रहा हूँ, आईफोन दे रहा हूँ, तो 50,000 पे 10%, 5,000 तू क्या कर, या तो तू मुझे दे दे, मैं सरकार को डिपॉजिट करा दूंगा, या तू डायरेक्ट सरकार को डिपॉजिट करा के चालान मुझे दे दे, राइट। मतलब यहाँ पर पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गिफ्ट दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेगा कि उसका टीडीएस काट लिया गया है और सरकार को जमा करा दिया गया है, तो ही वो गिफ्ट देगा। अगर इन काइंड है तो, इन कैश है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 50,000 में 5,000 काट के पकड़ा दूंगा 45,000। बट अगर इन काइंड है तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो टीडीएस का मैंने आपको यहाँ से शुरुआत करवा दी थी। जब मैं अब आपको सेक्शन 36 सेक्शन 37 में लेके चलूंगा, वहां टीडीएस अब भर के पूरा वहां पर करवाने वाला हूँ। तो आज तो मैं नहीं करवाऊंगा, कल उसे पूरा लेने वाला हूँ, ठीक है। आज तो मैं सेक्शन 36 का ओवरव्यू दे दूंगा, और कल जब मैं 37 कराऊंगा उसके साथ सारे टीडीएस के सेक्शन भी कराऊंगा। तो तैयार हो जाओ, पूरा टीडीएस भी कल आपका समाप्त तो नहीं करेंगे, मतलब चालू रखेंगे। तो ये चैप्टर जो है ना पीजीबीपी, ये आपका दो मोटे चैप्टर कवर कर देगा। आपका जो टीडीएस है दैट इज 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और इसका 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब अब जो ये चैप्टर है वो 20 से 20 मार्क्स का चैप्टर तो मिनिमम कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो जी, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। सेक्शन 29 तुम्हें पता ही है कि किस तरीके से कंप्यूटेशन होता है। चलो जी, सेक्शन 30 क्या है? अब तुम्हें पूरी पकड़ है चीजों पे, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल भी करा दिया, प्रैक्टिकल के साथ वापस प्रोविजंस बता रहा हूँ। सेक्शन 30 क्या है? तेज क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्डिंग पे क्या?
रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से? याद क्यों करते हो? ऐसा सोचो, आज तुम व्यापार शुरू कर रहे हो, खुद की प्रॉपर्टी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किराए पे लेना पड़ेगा ना, तो रेंट देना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है तो भी प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। फिर बिल्डिंग में वो फफूंद वफूंद आ रही है, कलर अच्छा नहीं तो कलर नहीं कराओगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं कराओगे? यस। ओ एक्ट ऑफ गॉड भाई साहब, बिजली गिर गई तो इंश्योरेंस। ये 4 खर्चे हैं वो आपके 30 में अलाउड हो जाएंगे ना। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधीना ऑनरशिप इट्स नॉट रिक्वायर्ड। रेंट मैं ऑनर नहीं हूं, ऑनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑनरशिप डेप्रिसिएशन के केस में चाहिए हमें, ठीक है अधीना? सेक्शन 31 बताओ। हाँ, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीन। क्या कर रहे हो? हाँ, एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है प्लांट एंड मशीनरी। जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी होता है, राइट? तो बिल्डिंग के लिए अगर करते हो तो 30 के अंदर आ जाएगा, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी कर लेते हो तो 31 में आ जाएगा, ठीक है? रिपेयर्स और इंश्योरेंस, ठीक है? चलो, फिर हमने क्या देखा था? सेक्शन 32। सर अगर हमने रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है तो हमें शायद 30 और 31 में अलाउड हो जाएगा, लेकिन अगर हमने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है तो क्या होगा? क्या होगा? आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कब मिलता है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, चलो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कब मिलता है? अगर आपके पास ओनरशिप है, प्लस अगर आप उस एसेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो, प्लस पुट टू यूज, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो ही आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो बताइए मुझे किस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है? एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडी। एसएलएम में क्या होता है? बहुत बढ़िया अर्शिता, जूही, आरवा, आयुषी, बहुत बढ़िया, आप एकदम फटाफट आंसर दे रहे हो। आशुतोष, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब अभी तुम्हारा स्मूथ जा रही है, चीजें बहुत स्मूथ जा रही है, मतलब एक ये समझो चीजें टिप्स पे आ चुकी है तुम्हारे। इट्स रियली गुड यार। एसएलएम में क्या होता है? अकाउंटिंग, सेम एज अकाउंट्स, है ना? सेम एज अकाउंट्स, सेम एज अकाउंट्स। इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। बट डब्ल्यूडीवी में क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? चलो जी, पावर, यस बहुत बढ़िया। एसएलएम का जो ऑप्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के पास होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के पास में। लेकिन उसके पास भी ऑप्शन है, पावर जनरेटिंग यूनिट कैन आल्सो ऑप्ट डब्ल्यूडीवी, ठीक है? यस। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है? सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यस। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज। परचेज को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं। तीनों पार्ट क्या क्या है? परचेज बट नॉट पुट टू यूज, परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, परचेज एंड पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। फिर अगर कोई भी सेल है तो आप लेस कर दोगे। स्लम सेल के अंदर अगर आपकी कोई यूनिट ट्रांसफर हुई है तो कैसे लेस करोगे? स्लम सेल में अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर हुई है जो इस ब्लॉक का हिस्सा थी, वो कैसे लेस करोगे? यस बताओ मुझे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकाल लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कैसे निकालोगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? assuming that this is the only assets in the block, assuming that this is the only assets in the block, और उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकाल लेंगे। जिस ईयर में उसे ट्रांसफर किया है उस ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, और वो यहाँ पर हम लेस कर देंगे, राइट? चलो अब आपके पास क्या आ गया? डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन, नंबर आ गए और ये आ गया। बताओ कब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? कब सेक्शन 32 एप्लीकेबल होगा? वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड राहुल। हाय, ये बोलता है कि एसेट्स 0 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन एसेट शुड बी इन ब्लॉक, और दूसरा एंड डब्ल्यूडीवी जो है दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। अगर मान लो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या करोगे? हवन करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे।
अरे क्या करेंगे? अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना? तुम तो यही बोल रहे हो, हवन करें। देखना नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, कमाल करते हो बाजी, कभी हंस भी लिया करो। क्या करेंगे बताओ भाई, बिना देखे बताओ। हवन करेंगे, हाँ, कैपिटल गेन में लेके जाएंगे। वेरी गुड। सेक्शन 50, सेक्शन 50 कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, राइट। सेल प्राइस माइनस, सॉरी, हाँ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? ओपनिंग प्लस परचेज, ठीक है ना? ओपनिंग प्लस परचेज। वेरी गुड निलाजित, वेरी गुड। यस हर्षिता, वेरी गुड। तो यहां तक तुम्हारी स्पीड देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पीड है। एक आधा पॉइंट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी तुम बहुत सही बोल रहे हो। मतलब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, जूही, हर्षिता, निलाजीत, आरवा, आयुषी, अदीना नहीं नहीं, ये नहीं देख रहे, मुझे इन सब पे विश्वास है। ये देखो यहाँ वाले लोग बोल रहे हैं कि तुम देख देख के आंसर लिख रहे हो। नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे तुम सभी पे विश्वास है। कैसे? नहीं नहीं, मेरा विश्वास नहीं तोड़ते हो ना यार, देखो प्लीज ऐसे मत करो ना यार, है? नहीं तोड़ते हो ना मेरा विश्वास, लिखो। मेरा विश्वास तो नहीं तोड़ते हो ना यार, देखो यार, मेरे को सही में भर भर के विश्वास है तुम पे, भर भर के। यहां तक क्लियर है? नो सर, बुक ही पास नहीं है। देखा, इसमें कोई बुक नहीं है। ये देखो, राहुल ने बोला, जूही ने भी बोला, देखा? हाँ, नहीं तोड़ते हैं मेरा विश्वास, मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है। आशुतोष, अमन, देखो, नो सर। देखा, जैसे तुम हो वैसे हैं, उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा, तुम भी नहीं तोड़ते हो। बस तुम कभी कभी मेरे को सर देखो किताब देख रहा हूं, पर देखते तुम भी नहीं हो, मुझे पता है तुम्हारे पे भी। यस सर, नोट्स नहीं है पास सर, देखे नहीं लेते, देखकर नहीं लेते। देखो सभी यही बोल रहे हैं, तभी तो आंसर गलत होते। देखो, देखते तो आंसर सही होते इनके। नहीं 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 होते, कभी कभी गलत होते हैं, बट ऑलमोस्ट सभी नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मेरा विश्वास कायम रखने के लिए। चलो जी आगे चलो। तो यहां तक समझ आया तुम्हें? 32 में मैंने 2 प्रोवाइजो बताए थे यार, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, कुछ याद आ रहा है ऐसा, कुछ बताए थे। ओ, कैश ट्रांजैक्शन प्रोवाइजो 32, कैश ट्रांजैक्शन नहीं, कैश नहीं है भाई, प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या होता है? एक्सेप्शन। तो सेक्शन 32 के एक्सेप्शन। स्पीड से आंसर कर पाते हैं, हाँ तभी तो। वेरी गुड। नहीं नहीं, आंसर तुम्हारे बहुत सही है यार, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी स्पीड देख के, तुम्हारे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रोवाइजो 1 क्या बोलता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन, हाँ, जिस ईयर में आपने एसेट्स खरीदी है उस ईयर में अगर उसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बहुत ही बढ़िया, हाफ रेट वाला है, ठीक है। ये मैं तुम्हें क्यों कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें टिप्स पे डालना है चीजों को। और बताओ, प्रोवाइजो 2 है? प्रोवाइजो 2 सुनो भाई। सर, प्रोवाइजो 1 हाफ रेट से, प्रोवाइजो 2 फुल रेट से। चलो जी, प्रोवाइजो 2 में मैं बताता हूं क्या होता है। अगर मान लो अमलगमीशन हो गया हो, डीमर्जर हो गया हो, सक्सेशन हो गया हो, तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। ये बोलता है कि अज्यूम कर लो कि कोई अमलगमीशन नहीं हुआ और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। ए और बी, मैंने बताया था ना, ए का अमलगमीशन। और साला मेरे पास वीडियो दिखाता हूं ना तुम्हें प्रोवाइजो 2 की, चलो आ जाओ वीडियो दिखाते हैं, मैं भूल ही गया था उस दिन दिखाना, ठीक है ना। आप भूलोगे ना तुम कभी भी, दिमाग में नहीं आया मेरे यार। वीडियो दिखाते हैं आपको, अमलगमीशन की है, प्रोवाइजो 2 तुम्हारा एकदम दिमाग में सेट करता हूं। भूल गए ना तुम, अब नहीं भूलने दूंगा तन्ने। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड, मर्जर अमलगमीशन। वेरी गुड हर्षिता। तो मर्जर और अमलगमीशन अगर मान लो हुआ है, मर्जर अमलगमीशन सक्सेशन अगर हुआ है, सक्सेशन राइट, तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अरे मैं कहां गया, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं। मैं ये रहा, मैं इतनी देर से मैं दिख ही नहीं रहा था क्या? मुझे भी नहीं पता था मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं। कैसे भी यार, इतना मग्न हो गया था मैं पढ़ाने में, है। गजब सर, गजब, क्या डेडिकेशन है सर आपको।
हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, अमल कमीशन मर्जर और सक्सेशन क्या होता है, ये बोलता है कि अगर ए अपनी एसेट्स बी को ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि उसका एक्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, मर्ज हो गया, तो ए और बी के हाथों में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बोलता है कि ए के हाथों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो अज्यूमिंग कोई अमल कमीशन नहीं हुआ हो, और फिर जो डेप्रिसिएशन आया है उसे नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड बाय देम में डिवाइड कर दो, राइट। चलो जी, अब वीडियो देखते हैं इसका। एक मिनट, हाथ चलाता हूं मैं। इधर नहीं आएगा ना, अच्छा इधर नहीं आएगा, तुम्हें उस पर ही देखना पड़ेगा, इधर नहीं आएगा यार। मीडिया कहाँ गया, ये रहा। आ गया, लाइसेंस हुए, कंप्लीट हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सारे। ये सिंघानी सर, आपका डील के कंप्लाइंसेस हुए, कंप्लीट हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सारे कंप्लेंट्स कंप्लीट हो गए। आप कुछ बोल रहे थे शायद कपूर इंडस्ट्रीज में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, टेक ओवर करी थी हमने, उसके बाद फिर जो चैलेंजेस है तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाया है। ओके, Hello, sir. हाय निकिता। Nikita from Kapoor Industries. या उन्होंने बताया था, जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। Yes, sir. बैठिए बैठिए। यस, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। जो भी आपको चैलेंजेस हैं मर्जर के रिगार्डिंग आप बर्ड से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो अभी सिंघानिया साहब बता रहे थे कि आई थिंक आदित्य जी से बात हुई है उनकी, सो दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन यार कंप्लायंस सर, एंड डिलीजेंस। एक्चुअली हम लोग का ड्यू डिलिजेंस वगैरह से सब कंप्लीट रहा है। अच्छा, इट्स लाइक केवल हमारा एक चैलेंज आ रहा है, वो है डेप्रिसिएशन में। ओके। डेप्रिसिएशन में ये चैलेंज आ रहा है कि 1 दिसंबर से हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। बराबर। ओके, तो उस पीरियड के बाद का जो डेप्रिसिएशन है और उस पीरियड से पहले हमें कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अच्छा, मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके हाँ, से कैलकुलेट depreciation किया किस जाएगा, तरह आपके से ब्लॉक में से calculate- कितना डेप्रिसिएशन लेस हाँ, होगा। एग्जैक्टली। मेरा डिस्कशन हुआ था आपके अकाउंट स्ट्रीम में, आई थिंक मिस्टर राहुल से आई थिंक बात हुई थी मेरी, बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट आपको हैंडल करना है, राइट। देखो, एज पर प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 32, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर अमल कमीशन हुआ हो, अमल कमीशन एंड मर्जर का अगर कोई केस है, तो उसमें डेप्रिसिएशन ना सिंपल आप अमल कमिटिंग कंपनी जो कपूर इंडस्ट्रीज है ना, वो डेप्रिसिएशन पूरे साल का कैलकुलेट करेगी। मतलब ये मत देखो कि नहीं हम तो नवंबर तक का ही कैलकुलेट करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन पूरे साल का कैलकुलेट करना है। लेट्स अज्यूम अमल कमीशन हुआ ही ना हो, ठीक है, फिर जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन दी डेज नंबर ऑफ एसेट्स यूज्ड, ठीक है ना, कितना कपूर इंडस्ट्रीज ने यूज किया है और कितना सिंघानिया इंडस्ट्रीज ने यूज किया है, जितने दिन एसेट्स यूज हुई है उसके बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेट्स अज्यूम आपका जो एग्जांपल है 1 दिसंबर, राइट, करेक्ट। तो 1 अप्रैल टू 30 नवंबर तक का जो डेप्रिसिएशन होगा नंबर ऑफ डेज, उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा, और 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल 31 मार्च तक का जो नंबर ऑफ डेज होगा उसका बेनिफिट सिंघानिया इंडस्ट्रीज को मिल जाएगा। पर ब्रद सर, जो टेक ओवर हुआ है वो दिसंबर में हुआ है, और जो भी ऑपरेशन है रनिंग में आया है वो सब फरवरी से आया है। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या हमको दिसंबर से मिलेगा? अच्छा, आप बोल रहे हो कि आपने टेक ओवर तो दिसंबर में कर लिया है, बट आप जो ऑपरेशन जो यूज्ड आपने एसेट्स को किया है वो फेब ऑनवर्ड्स किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो उस केस में क्या होगा सर, दिसंबर से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने एसेट्स कब से यूज किया? आपने एसेट्स फैब से यूज किया, तो फैब टू 31 मार्च का जो नंबर ऑफ डेज होगा उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, यस। हाँ जी। हाँ देख लो, आप देख लो, थोड़ा टाइम लैग रहता है शायद, देख लो, 2 मिनट रुक जाता हूँ मैं। समझ आया प्रोवाइजो? समझ आया क्या? आपका स्वैग ही अलग है। मजा आया? कंसेप्ट्स है ना, क्या था कंसेप्ट?
हाँ हाँ हम्म बराबर, मतलब नंबर ऑफ डेज मिड ऑफ द ईयर। अगर चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि तुम मेरे को तुम्हारी कॉन्फिडेंस जोन एकदम क्लियर हो जाए। मान लो एक तो भाई और जान, भाई मर्ज हो गया जान के साथ मतलब और बन गया भाईजान। हंसो मत यार, बनने दो, दिमाग लगाओ। भाई मर्ज हो गया जान के साथ तो भाईजान ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कंपनी है ठीक है। तो भाई और जान, भाईजान कंपनी बन गई। भाई के पास कुछ एसेट्स थी मान लो 15% का एक ब्लॉक वाली एसेट्स थी, ठीक है, जिसकी ओपनिंग WDV थी। और ये मर्ज कब हुए? ये हुए लेट्स अज्यूम 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। ओपनिंग WDV थी 10 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज है? नो। कोई सेल है? मान लो नो, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कितना डेप्रिसिएशन भाई को मिलेगा और कितना जान को मिलेगा? कितना डेप्रिसिएशन भाई को मिलेगा और कितना जान को मिलेगा? कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें जान शब्द सुन के, हैं? चेहरे पे स्माइल ही स्माइल आ रही है तुम्हारे, सलमान खान को। हाँ सही बोल रहे हो आप सभी, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ भाई और जान को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? एक चीज और बताऊंगा अभी मैं आपको इसी के रूट आउट। अरे आपका वो मेरे पास ही रह गया था पेन से, पेन भी ले लेना रेड वाला। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो कहीं ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा। डेट क्या है? 26। मैंने 24 और 25 छुट्टी मारी, 20 और 25 हॉलीडे। कहा रे छुट्टी काहे को मारते हो सर? क्या है डेट? क्या है डेट? है ना 1 जनवरी 2024 आ गया। चलो जी, हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर 275 डेज फॉर भाई और 91 डेज फॉर जान। ओके चलो, नंबर ऑफ डेज तुमने निकाल ली बराबर से? मंथ से नहीं होता है, नंबर ऑफ डेज निकालो, गड़बड़ हो जाएगी मंथ से। हाँ हमेशा नंबर ऑफ डेज से निकाला करो। बोला ना मैंने नंबर ऑफ डेज टू बी डिवाइडेड, नंबर ऑफ डेज टू बी डिवाइडेड। गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज में ही जाना पड़ेगा, मंथ्स में मत जाना, गलत आ जाएगा, ठीक है। 9 मंथ्स 3 मंथ्स और नंबर ऑफ डेज में डिफरेंस आ ही जाता है। अभी देखना तुम्हारे का आंसर डिविएशन मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो मुझे उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 275 दिन भाई के हो गए और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 91 दिन जान के हो गए, राइट। तो अब जो डेप्रिसिएशन होगा, तो यहां पर आपको क्या करना है, 10 लाख पे आप पूरा डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करो पूरे साल भर का कि कोई अमलगमीशन नहीं हुआ है, कोई डिमर्जन नहीं हुआ है। और 10 लाख पे आप क्या करो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। 10 लाख इंटू 15%, वो आ जाएगा आपका कितना, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दो, तो 1.5 लाख रुपए अपॉन 366 इंटू 275, और यहाँ हो जाएगा 1.5 लाख अपॉन 366 इंटू 91। दिस विल बी द आंसर। तो ये आ जाएगा, भाई का तो आ जाएगा 112,075 और जान का आ जाएगा 37,295, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो भाईजान मर्ज हो गए अब, दिस विल बी द आंसर। आया आंसर? पहले गलत आ रहा था, है ना। मंथ्स में मत करना, हमेशा नंबर ऑफ डेज में करना। अच्छा एक चीज पूछूं अब आपसे, जान ने वो असेट्स को यूज करना शुरू किया 1 मार्च से, तो क्या होगा? नो डाउट
भाई और जान का मर्जर हो गया 1 जनवरी 2024 को। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताना। बट जान ने उस एसेट्स को यूज करना शुरू किया 1 मार्च से, देन व्हाट विल बी योर आंसर? बताओ। कितने महीने का? डिवाइड करो, डिवाइड करके बताओ मुझे आंसर चाहिए। आई डोंट वांट, मुझे तो आंसर चाहिए। श्योर हो? व्हाट विल बी योर आंसर? एक बार करके बताओ मुझे, व्हाट विल बी द आंसर? ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा मैंने कि अगर मान लो 1 मार्च को उन्होंने शुरू किया हो, देन व्हाट विल बी आंसर? 91 days फॉर जान। ना 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 ना, वो तो 91 days नो डाउट जूही, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट नाउ आई एम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। नाउ आई एम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि इफ Jan has started to use this assets from 1st of March, then what will be your answer? Because proviso 2 क्या बोलता है? Yes, for 31 days। अच्छा 12,000 आ गया क्या? अच्छा 12,700 आ गया। Okay, so now all has been done, right? 12,705 is the answer। but फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर मान लो यहाँ तो हो गया 275 दिन और इसके लिए कितना हो गया? 31 दिन, है ना? तो आप क्या करोगे? 1,50,000 को डिवाइड कर दोगे किससे? 275 प्लस 31 कितना होता है? 306 इंटू 275 और 1,50,000 अपॉन 306 इंटू 31। सो 31 वाला तो किसको? जान को मिल जाएगा और 275 वाला भाई को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो इट्स नॉट फॉर वेरी मच रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रिलेवेंट। सो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम में कोई इतना खास बात नहीं है, लेकिन यस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिलेवेंट, बट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज रिलेवेंट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, छोड़ दो, चलो उसको नहीं पूछता हूँ मैं, छोड़ दो, इग्नोर दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो तुम्हारे रिलेवेंट ही नहीं है, तो काहे को बताऊँ फिर यार, काहे कंफ्यूज करूँ? अगर मेरे को लगेगा कहीं पे तो आई विल एक्सप्लेन। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक समझ आ चुका है हाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है, राइट? चलो जी अब आ जाओ मेरे साथ में, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइजो 2 समझ आ गया क्या तुम्हें? चलो उसके बाद और क्या क्या बातें करी थी अपन ने डेप्रिसिएशन में, कुछ याद है तुम्हें? सर एक्चुअल कॉस्ट, सर आप बोलते हो कि ब्लॉक के अंदर परचेज ऐड कर दिया जाए, तो क्या वैल्यू ऐड किया जाए? सेक्शन 43(6) के अंदर आपको ये बताया हुआ है एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट जिसे आप ब्लॉक में ऐड करोगे? बताओ कौन बताएगा? व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट? अरे भाई साहब 31 दिन का गलत आ रहा है, तुमने सबने गलत निकाला है। हाँ कमाल करते हो यार तुम, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं ना तो वाट लगा डालोगे भाईजान की। तो तुम एब्सोल्युटली जूही, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 15,196, तो तुमने क्या गड़बड़ कर दी थी? 75 ले लिया था, ऐसे कैसे ले लोगे 75? कमाल करते हो, मैं ना बताऊं तो तुम तो फिर वो कहते ना गई भैंस पानी में वाला सीन कर दोगे तुम। चलो जी, वेरी गुड जूही, आपने बता दिया जो अच्छा रहा, नहीं तो हम तो सभी ये सब, मैं भी ऐसे ही मान रहा था कि सही कैलकुलेशन करी होगी तुमने। चलो जी, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? What is the actual cost? Cost is actual cost. Actual cost क्या काम आती है actual cost? भाई साहब आप बोलते हो ना डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे, किसपे दोगे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट? एक्चुअल कॉस्ट तो पता होनी चाहिए। ब्लॉक में परचेज ऐड करते हो ना, एक्चुअल कॉस्ट तो पता होनी चाहिए, तो क्या होगी परचेज कॉस्ट? यस, असेट्स परचेज करने के बाद से पुट टू यूज तक का जो भी खर्चा होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। असेट्स परचेज करने से लेकर टिल पुट टू यूज तक का जो भी खर्चा होगा दैट विल बी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। चलो इसका भी एक मेरे पास मूवी है, दिखा देते हैं। ये क्या आ गया रे भाई? रुको 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 रुको, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अरे इसको हटाओ भैया। सी दिस वीडियो। आपको कुछ मशीन के बारे में बता रहे थे। देखो हाय विनोद, हाय।
कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम सर। आप वो कुछ मशीन के बारे में बता रहे थे। हाँ सर, ये इस स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हाँ। फ्रांस से इंपोर्ट करी हमने। 25 लाख की मशीन है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो भी आपने इंपोर्ट Yes, sir. करी है। ओके, तो उसमें क्या था आपका क्वेरी? सर इसके अंदर स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए बाहर से बुलाया था और फिर ट्रेनिंग भी करवाई। तो ओके। तो अभी आपका क्वेश्चन ये था कि इसका टोटल कॉस्ट में क्या हिट Yes, sir. रहेगा, मतलब किस वैल्यू पे हम ब्लॉक में ऐड करेंगे, राइट? यस सर। ओके, तो सर आपने जो 25 लाख रुपए में जो परचेज करी है ये मशीनरी, राइट? तो परचेज करने से लेके इसका इंस्टॉलेशन तक का जो भी खर्चा होता है, जैसे भी आपने बोला है कि आपका फ्रेट भी आपने Freight भी क्लियर हमारा किया है, है, प्लस आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा भी दिया है, स्टाफ को ट्रेनिंग भी स्टाफ को करवाई है। training करवाई अच्छा, इसका कोई ट्रायल रन हुआ है? हाँ, इसका ड्राई रन हाँ, हुआ था सर। तो ट्रायल रन का जो भी एक्सपेंडिचर है टिल पुट टू यूज, मतलब टिल इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, टिल इंस्टॉलेशन तक का जो भी खर्चा है ना वो इसमें ऐड हुआ। मतलब आप ये सोचो ना कि 25 लाख ही ऐड कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। 25 लाख के ऊपर जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, एक बार अपन बैठ के देख लेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो सारा। लेट्स अज्यूम कि इन सब पे 5 लाख का खर्चा हुआ है, तो 25 लाख प्लस 5 लाख, टोटल 30 लाख विल बी द कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ली जाएगी। ओके, एक्चुअल कॉस्ट हाँ, तो अपने जो ब्लॉक में आप ऐड करोगे ना वो 30 लाख ऐड करोगे, ना कि 25 लाख, ओके क्योंकि टिल पुट टू यूज तक का जो भी आता है खर्चा वो कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है। ओके। समझ आया? तो परचेज से लेके पुट टू यूज तक का जो भी खर्चा आप करोगे दैट विल बी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। क्या कोई डाउट हो तो बोलो मुझे, कोई डाउट हो तो बोलो। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर ना? चलो क्लियर, चलो गुड। सो नाउ चीजें क्लियर हो रही है, एक्चुअल कॉस्ट क्लियर। अच्छा एक बात, फिर हमने क्या देखा था, डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आपको साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। यार ये क्या होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन? है अच्छा, कॉस्ट पे 20%। कॉस्ट तो तुम्हें समझ आ गया, मतलब उसका 20% दे दोगे? वाह, सबको दे देना। क्लिनिक ऑल क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और पावर जनरेशन, सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। और किस पे मिलेगा? सारी एसेट्स पे मिल जाएगा, सारी एसेट्स पे मिल जाएगा। जो एसेट्स प्रोडक्शन में यूज हो रही, वेरी गुड, उस पे मिलेगा। मतलब शिप, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, इन पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पुरानी मशीनरी खरीदी मैंने, क्यों? अरे नई मशीन लाओ रे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राइट? तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। बिल्डिंग पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फर्नीचर पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ बोल दिया रे भाई, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, ठीक है ना? ऑफिस में यूज हो रहा है, नहीं मिलेगा। रेजिडेंट प्रीमाइसेस में यूज हो रही है प्लांट एंड मशीनरी, नहीं मिलेगा। फैक्ट्री में यूज होनी चाहिए, प्रोडक्शन में डायरेक्ट यूज आनी चाहिए, तो मिलेगा, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो दीज आर द कमांड ऑन द डेप्रिसिएशन, वो जो आपकी है। अब एक अलग लेवल की कमांड है तुम्हारी। अब इस डेप्रिसिएशन को समअप करना हो, अगर तुमसे कोई डेप्रिसिएशन पूछे ना, बोल उठा के डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ, बोले रुक गदाधर भीम रुक, मैं बोलता हूं। अब क्या बोलोगे तुम? शुरुआत कैसे करोगे बता रहा हूं तुम्हें, ऑन टिप्स चलना चाहिए तुम्हारे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, किसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? किसको? प्लस कब मिलेगा, है ना? तो पहला तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन किसको और कब मिलेगा। कब मतलब वही आपका कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, अगर आपने कैपिटल एसेट्स है, राइट? किसको मतलब, एक मिनट को इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इसको समराइज करता हूं रुको, ताकि तुम्हें फटाफट से 5 पॉइंट के अंदर पूरा डेप्रिसिएशन खत्म करवा दूं। ये है प्रोसेस। क्राइसिस इज अ डेप्रिसिएशन। अगर कोई हमसे पूछ ले, एग्जामिनर पूछेगा हमसे, दैट इज क्राइसिस, बट अब हम उसका प्रोसेस बना रहे हैं। ये मैं तुम्हें गुटके में करवाऊंगा, बट अभी एक बार यहाँ पे करवा देता हूँ। सर कैपिटल एसेट्स खरीदी है ना, तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन कब मिल जाएगा, बट कब मिलेगा? जब आपके पास ओनरशिप हो, बिजनेस में यूज हो रही हो और पुट टू यूज हो रहा हो, ठीक है? हाउ टू कैलकुलेट, दूसरा पॉइंट,
हाउ टू कैलकुलेट सर, टू मेथड्स, WDV और SLM पावर जनरेशन के केस में है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स और इसमें इंडिविजुअल एसेट्स, ठीक है। तीसरा, WDV में ब्लॉक ऑफ एसेट्स बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होता है तुम्हें पता है ऑलरेडी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। एक मिनट, हाँ चलो जी, आ जाओ भैया सभी आ जाओ, 5 मिनट का ब्रेक ज्यादा हो गया। गाइस अगर परचेज की डेट मेंशन ना हो बट ड्यूरिंग द ईयर मेंशन हो, ऐसा नहीं होता है। हम फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हाँ, अगर मान लो आपको डेट गिवन ना है, ठीक है ना, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर लिख क्या हो assumption कि we are assuming that we have purchased, it has used more than 180 days, put to use more than 180 days, ठीक है ना, फिर assumption लिख क्या हो। बट ऐसा नहीं होगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दे विल प्रोवाइड यू डेट, है ना, डेट आपको देंगे ही देंगे। सर सेंड मी एक बार पार्टली, हाँ ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइजो बताए थे, तो प्रोवाइजो भी आपको क्लियर है, ठीक है, प्रोवाइजो बताए थे तो एक ये पॉइंट हो गया। प्रोवाइजो के साथ अभी मैंने आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन बताया था, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर, ठीक है। अब मैंने और भी पॉइंट आपको इससे रिलेटेड बताए थे, पार्टली पर्सनल और पार्टली नहीं, इसके पहले मैंने आपको SLM वाला भी बताया था, याद आ रहा है। SLM में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है बताया था। WDV में मैंने ये बताया था प्लस सेक्शन 50 बताया था, कैपिटल गेन, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे जो डेप्रिसिएशन प्लस सेक्शन 50A बताया था, कैपिटल गेन। SLM में भी डेप्रिसिएशन लगता है ना, लगता है। कैपिटल गेन भी आ सकता है क्या, आ सकता है। कब आ सकता है, कौन बताएगा। ये लो तुम्हारा पूरा डेप्रिसिएशन का निचोड़ मैंने कितने वर्ड में डाल दिया, 6 लाइनों में। जब आ जाए क्राइसिस बना दो प्रोसेस, यस। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, बस ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, बाकी नहीं मिलेगा, ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और पावर जनरेशन, ठीक है ना। बस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक ही चीज है, पावर जनरेशन भी प्रोडक्शन ही होता है, यस। बताओ भाई क्या बताया था मैंने SLM के केस में, SLM के केस में क्या बताया था, हाँ, सेल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो कैपिटल गेन आ जाएगा, और सेल वैल्यू WDV से ज्यादा है तो, यहाँ 3 चीजें बताई थी मैंने। सेल वैल्यू लेस देन WDV, दूसरा सेल वैल्यू ग्रेटर देन WDV बट अप टू कॉस्ट, तीसरा सेल वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। बताओ जी क्या होगा, दीज आर द 3 थिंग्स। When sale is more than the cost of assets तो क्या होगा, है जी, क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बोलो पहले केस में क्या होगा, अगर सेल आपकी WDV से कम है, सेल प्राइस अगर आपकी WDV से कम है तो लॉस, उस लॉस को क्या बोला जाता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और वो आपको PGBP में अलाउड होता है। अगर सेल आपकी WDV से ज्यादा है बट अप टू कॉस्ट है, उसे क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग चार्ज। भूल गए तुम, हाँ अर्शिता ने बोल दिया बैलेंसिंग चार्ज, और ये आपका PGBP हेड में अलाउड क्या इनकम माना जाता है, ठीक है ना। ये तो आपका खर्चे के रूप में अलाउड हो जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज आपका इनकम के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा है तो जितना कॉस्ट से ज्यादा है वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा, और WDV से अप टू कॉस्ट तक बैलेंसिंग चार्ज आपका PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है, चलो उसके बाद क्या बताया था मैंने, पार्टली पर्सनल एंड पार्टली बिजनेस। बताओ पार्टली पर्सनल एंड पार्टली बिजनेस, बताओ, ये नहीं बताया था मैंने,
पार्टली पर्सनल एंड पार्टली बिजनेस। बोलो भाई। है डेप्रिसिएशन में एक मोटर कार का एग्जांपल लिया था। मोटर कार अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, राइट, पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस, मान लो 10 लाख की मोटर कार है, 60% आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और 40% आप पर्सनल में यूज कर रहे हो, उसका डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से कितना बनता है? 1,50,000। क्या पूरा का पूरा P&L में अलाउड हो जाएगा? नो। उसको 60-40 में डिवाइड करो, जो बिजनेस के लिए है वो बिजनेस में अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा, राइट? वेरी गुड। बस तो यहां तक मैंने आपको समझाया था और यहां तक मैंने आज आपको वापस रिकॉल करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब तुम कहीं अटकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, है ना, और हमेशा बोलोगे झुकेगा नहीं साला। सही है ना? यस और नो? डीटी में तो तुम्हें झुकने दूंगा नहीं मैं किसी के सामने, डरने दूंगा नहीं किसी के सामने, चाहे वो ICAI का एग्जाम पेपर भी क्यों ना हो। चलो जी, शुरू करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, यस, पूरा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सो नाउ यू हैव कंप्लीट ओवरव्यू। देखो ये है पूरा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, ये देखो, ये आपका पूरा क्राइसिस खत्म कर देगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में घूमने चाहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता डेप्रिसिएशन को धनाधन एक्सप्लेन करने में। सो मैं अब आप सभी से एक प्रेजेंटेशन मंगवाऊंगा, आप रेडी हो जाओ, इधर से आप रेडी हो जाओ। व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? आपको खड़ा होना है कैमरे के सामने, ठीक है? सर बैलेंसिंग चार्ज एक बार बता दीजिए ना। बता देता हूं, देखो भाई, वापस बता रहा हूं पावर जनरेटिंग का SLM। यहां पर तुम्हारे पास कोई एसेट्स है, कितने की? 10 लाख रुपए की खरीदी थी तुमने, ठीक है? परचेज करी थी इन 1920, लेट्स अस्यूम 20-21 कर देता हूं, 21-22 कर देता हूं फटाफट। 21-22 में तुमने खरीदी थी, ठीक है? उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? मान लो उसकी लाइफ है एट द रेट ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख रुपया। WDV कितनी हो जाएगी? 9 लाख रुपया। तो 21-22 का डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास। 22-23 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। SLM में बराबर बराबर होता है, 8 लाख WDV हो गई। फिर 23-24 का डेप्रिसिएशन होगा क्या? बिल्कुल होगा, मान लो होगा 1 लाख रुपए। चलो मान लो तुमने 23-24 में बेच दी, सुनो 23-24 में तुमने बेच दी, कितने में बेची? सर 9 लाख में मैंने एसेट्स को बेच दिया। पहला, सर मैंने 7 लाख में बेच दिया। अगर तुम उसे 7 लाख में बेचते हो, सेल प्राइस इज 7 लाख रुपीज, एंड व्हाट इज योर कॉस्ट? ये WDV जो होगी दैट इज कॉस्ट 8 लाख रुपया, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लॉस। इस लॉस को टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। सर मैंने 9 लाख रुपए में बेच दिया, कॉस्ट से तो कम ही है ना अभी, हाँ, बट WDV से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। दिस विल बी प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता है और आपका PGBP में टैक्सेबल होता है। सर मैंने 19 में बेच दिया, अरे वाह, 11 का प्रॉफिट, तो 11 का प्रॉफिट क्या PGBP में टैक्सेबल होगा? नो सर। इस 11 के प्रॉफिट को 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट से भी ज्यादा बिका है। जितना कॉस्ट से ज्यादा पर बिका है वो कैपिटल गेन कहलाएगा। 9, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन सेक्शन 50A। और जो रिमेनिंग 2 है, दिस विल बी और PGBP का बैलेंसिंग चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। I hope this is clear. So अब अगर तुम्हें depreciation का कोई कुछ पूछे, so now what you have to do? What you have to do? You have to share one video. My next session will be completely depend on your video, whether you are able to provide me that video or not. If you are not going to provide me that video, then I'm not going to take this session. Okay?
यू हैव टू मेक द वीडियो, यू हैव टू अपने लैंग्वेज में बोलना है पूरे डेप्रिशिएशन को। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट। सर डेप्रिशिएशन क्या, कब मिलेगा, तीसरा ये, चौथा ऐसा होगा, पांचवा ऐसा होगा, छठा ऐसा होगा, सातवां ये होगा। जब मुझे ये वीडियो मिलेगा देन आई विल टेक नेक्स्ट सेशन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? डन? 2 घंटे हैं आज। ग्रुप पे मेरे को भेज देना तुम, और मेरे को भेज देना पर्सनली, ठीक है ना? एंड शेयर योर फीडबैक ऑल्सो टिल, जो भी आप तक अभी पढ़ा है। और अच्छी ड्रेस में और थोड़े बालों पे तेल वेल लगा के, ऐसे नहीं बाल इधर जा रहे हो सर डेप्रिसिएशन में ऐसा होता है, ऐसा मत भेज देना। बढ़िया भेजना है ना, अच्छे से बनाना, कोशिश करना अच्छे से बनाओ, अच्छे से भेजो, है ना? कोशिश करो। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूं, और आगे ले जाने के लिए पढ़ाई के अलावा और भी चीजें मजबूत होना जरूरी है। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर दैट प्रैक्टिस। यहाँ तो चलो मेरे पास अभी आप सब कहते ना, अगर होते तो कई सारी एंटरटेनिंग अंदाज हम यहाँ पर करते, पर ठीक है, वर्चुअल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नहीं तो मैं आपको हंसते हंसते कई सारी प्रैक्टिकल चीजें भी समझा देता, प्रैक्टिकल चीजें भी करा देता, पता ही नहीं पड़ता कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ को भी जी लिया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर यू रेडी ऑल? तो आपको करना क्या है, ये हाँ नोट डाउन कर लो, फोटो खींच लो, जो खींचना है वो खींच लो। तो डेप्रिसिएशन आपको आराम से, चाहे उसमें 3 मिनट लगे 4 मिनट लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बोलना है, डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? और लास्ट में या बिगिनिंग में व्हाटएवर, जो लास्ट में अपना फीडबैक भी शेयर करना कि आज तक का सफर आपका कैसे जा रहा है, राइट? थोड़ा सा स्माइल के साथ ही ना, ठीक है? ठीक है आदित्य, फिर उसको भी भेजेंगे कि देखो आजकल आदित्य बोलने लग गया है, पहले तो मेरे सामने ही बोलता था, नहीं उसके सामने तो क्या बोलता होगा, ये चुप रहता होगा, इसलिए आदत हो गई चुप रहने की। सर ग्रुप में भेजना है ना? हाँ ग्रुप में भेज दो यार, डरना क्यों है? Why? डरना क्यों है? भेजो, डरना नहीं कभी भी। This is the step where we have to come from our fear. आगे निकलना है उससे। अरे कौन क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों को मारो गोली, आगे चलो, जैसा आवे वैसा भेजेंगे हम, तो डरना नहीं है। हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट वीडियो है, ऐसे और कई सारे वीडियोस होंगे तुम्हारे, एंड ओवर ए टाइम आप बोलोगे जो मेरा बोलने का फ्लो जा रहा है भाई साहब एक लेवल पे जा रहा है, इस टेक्स्ट को कंप्लीट करते करते मैं आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश करूंगा और लेके जाऊंगा। चलो जी, नाउ विल कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये आपने पॉइंट लिख लिए सभी ने। आपको क्या करना है, इसको बताना है पूरा, और आपको बताना है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ विथ आपके बड़े भाई के साथ में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है? देना नहीं यार, नहीं दोगे क्या? कमाल करते हो बाजी। गुजराती, अरे क्यों नहीं चलेगा गुजराती में, मजा आएगा, मन्नत तो गुजराती में, और तने मराठी में देना है ना, मराठी में देना तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मराठी में, एक गुजराती में। हरियाणा से कौन है भैया? हरियाणा से नहीं 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 नहीं, मुझे आयुषी पे विश्वास है, कुछ भी नहीं बोलेगी, सही बोलेगी। अरे नीलाजी तो मजा आएगा, बंगाली में बोलोगे तो शाला बाशु लागे से क्या बोलते हैं व्हाटएवर यार, अच्छा लगे है ना, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा लगे है, केमोन छे, नहीं नहीं यार, अच्छा लगता, अच्छा लगेगा, उसको क्या बोलते हैं नीलाजी? नहीं भालो तो दूसरा होता है, हमें भालो लागे शे, वो तो दूसरा होता है, ऐसा कुछ है। तो जो जहां से है रीजनल लैंग्वेज, यस आई विल एंजॉय यार, अगर आप बोलोगे ना मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना? सो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाओगे, मारवाड़ी वाला मारवाड़ी में भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। छोको यार, मजा आ गया, मन्नत तो। फीडबैक शुड बी इन योर रीजनल लैंग्वेज, बट जो डेप्रिसिएशन के बारे में बोलोगे, आई वुड प्रेफर कि उसे रीजनल लैंग्वेज में ना बोल के उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो। बट फीडबैक शुड बी ओपन माइंडेड होना चाहिए, जो दिल से निकलता है वो बोलना है, नो आर्टिफिशियल, नो कुछ, दैट्स इट। আমি तुमको ভালোবাসি, ओके
अमित तुमको भालोबाशी, मतलब अच्छा लगेगा ऐसा। यस नीला जी, आई लव यू बड़ा याद है आपको? एक मिनट देख लेते ना क्या था। अमित तुमको भालोबाशी, अरे ये तो आई लव यू था ना यार, क्या करते हो? अच्छा लगेगा उसको क्या बोलते हैं? अच्छा लगेगा। अच्छा, इफ यू विल स्पीक, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? अमित तुमको भालोबाशी, अरे ये तो आई लव यू है यार। क्या नीलाजीत? हाँ, ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी। यू कैन मार्क द डेज, यू कैन मार्क द, वैसे तुम टेंशन मत लो, ये तुम रिवीजन की टेंशन मुझ पे छोड़ दो यार। मैं तुम्हें वो जो नोट सीरीज कराऊंगा ना, दैट विल बी मोर देन हेल्पफुल। ये सारी चीजें एक तरफ, नोट सीरीज एक तरफ, तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नोट सीरीज काम आने वाली है। अमर खाब वालो लाभगे, अमर ऐसा लिखो, लिखो सुनो, अमर खूब वालो लागबे, खूब वालो आल ए लागबे। हाँ, सो नीलाजीत, इफ यू विल शेयर योर फीडबैक इन बंगाली ना, अमर खूब वालो लागबे, अमर खूब वालो लागबे, ओके। एंड गुजराती में अच्छो लागे से इफ यू विल सेंड इन गुजराती, राइट। एंड मराठी में भेजोगे, क्या बोलेंगे मराठी में? सांगला, सांगला लागे, हैं? थोड़ा ढंग से बोलो ना। वाटेल, सांगला वाटेल, मराठी, ये बंगाली, क्या ले का आधा? सांगल, सांगल, सांगल वाटेल, चांगल, चांगल, अरे तुम बताओ ना रे। चांगलं, 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 चांगलं वाटेल। If you will speak in Marathi, only feedback part, then चांगलं वाटेल, okay? सर भोजपुरी, अरे राहुल क्यों नहीं जमेगा हमको, भोजपुरी बहुत अच्छा लगता है। और बिहारी से कौन है हमारा? राहुल, यू आर फ्रॉम बिहारी ना, सो हमका तो बहुत अच्छा लगता है बिहारी। तो आई नीड योर फीडबैक इन नेचुरल टोन, इट शुड बी इन योर नेचुरल टोन, ओके। बाय बाय, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ भाई। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, इतने जाने नहीं दूंगा, इतने कितने। आ जाओ जी, आ जाओ। नाउ अपन ने अभी तक सेक्शन 32 कर लिए, बताओ कोई भूलने की गुंजाइश है क्या कहीं पे? कुछ सेक्शन 28 हो गया, सेक्शन 29 हो गया, सेक्शन 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 का क्या हाल है? है ही नहीं सर, हमें पढ़ना ही नहीं है, बल्ले बल्ले। 34 ओमिटेड, है ही नहीं सर, एक्ट में ही नहीं है। 35 पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे। बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें बाद में करेंगे, पहले छोटे लोगों को समझ लें, तो बड़े लोगों को बाद में पढ़ेंगे। अब आता है सेक्शन 36 और सेक्शन 37। 37 तो बहुत इजी है। अब नाउ विल स्टार्ट दी स्पेसिफिक डिडक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करूं 36? चलो जी, बस आने वाले 2 या 3 दिनों में तुम्हारा पूरा मामला सेट हो जाएगा। पूरी पीजीबीपी विल बी ऑन टिप्स। बताओ, यहां तक तो पहुंच ही गए हैं। 38 तुम्हें पता है क्या होता है? 38 पता है क्या होता है? पढ़ लिया तुमने? पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल, दैट इज 38। तो ये लो, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल। चलो जी, 36 शुरू करने से पहले मैं 5 मिनट का मेरे लिए एक ब्रेक ले लेता हूं। 11:30 पे मैं मिलूंगा। मैंने 2 ब्रेक ले लिए, एक तो कॉल था अर्जेंट इसलिए लेना पड़ा, और दूसरा ब्रेक मैं कुछ खाने के लिए ले लेता हूं, ताकि अब तुम्हें 36 पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मजा तो आना चाहिए ना। भूखे भजन ना होए गोपाला, तो तुम भी थोड़ा सा भजन कर लो, मतलब भजन क्या, भोजन कर लो, फिर भजन करेंगे अपन। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शन बताऊंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो? भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। चलो एक भजन सुना देते हैं आपको। पहले कौन सा भजन सुनना पसंद करोगे? यस, सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे? हेलो, आज एकदम सिस्टम सेट है। Am I audible?
चलो जी, वीडियो भेजना है तुम्हें कल का टाइम ले लो, है ना, आज और कल 2 दिन का समय है आपके पास। ओके चलो जी, नाउ कम ऑन सेक्शन 36। मुझे बताओ तुम्हें कोई किताब की जरूरत है पीजीबीपी में? क्या जरूरत किताब की? बिना किताब के इतनी बढ़िया पकड़ है तुम्हारी। किताब तो सिर्फ एक बस ठीक है, एक वो होती है कि हाँ किताब तो यहाँ चलनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। आ जाओ, क्या ठीक है, आईसीआई तो चाहिए ना यार, आईसीआई को तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा कलरफुल नहीं आई? ये तो यार दर्शन सर से पूछो, केस वेस तो वही बताएंगे यार, सीधे आदमी से मत पूछो केस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। नहीं केस वेस तो क्या पूछ लो, एक बार चेक कर लो। हाँ भाई कलरफुल का फील थोड़ा अच्छा लगता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शन, सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शंस, ठीक है। सेक्शन 36 ऑब्वियसली ये भी कुछ खर्चों को ही बताता होगा, ये भी कुछ खर्चों को ही बताता होगा, ये सुनो 30 से 37 खर्चों में आते हैं, है ना। सिर्फ अभी 35 नहीं पड़ा है, 35 बड़े लोगों की सेक्शन है क्योंकि बड़े लेवल के खर्चे आते हैं उसमें, बताऊंगा वो क्या है। तुम खुद बोलोगे हाँ यार ये सिर्फ अपने आम आदमी की नहीं है, बड़े लोगों की बातें हैं, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी के लिए जो है पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द बड़े लोगों का सेक्शन 35। हाँ जी, सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शंस। चलो इसको हम सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले, अरे तुमने इंश्योरेंस कराया था क्या कहीं पे? इंश्योरेंस कराया था क्या? तुम्हारा नहीं, चैप्टर के अंदर इंश्योरेंस को पढ़ा था क्या कहीं पे? पढ़ा था क्या? वही बताओगे यार, इंश्योरेंस कहाँ पढ़ा था? बताओ ना यार प्लीज, कहीं पढ़ा था क्या? अरे किताबें मत देखो, बिना देखे बताओ कहीं पढ़ा था क्या इंश्योरेंस? हैं? वो तो इनकम थी, खर्चे की बात कर रहा हूं भैया। कोई खर्चा कौन सा? अच्छा बिल्डिंग का, और फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। अरे काय को इंश्योरेंस कराते हो उनका? अच्छा कोई नुकसान हो जाए तो? ये क्या तुम्हारी एसेट्स है क्या? ओ तुम्हें एसेट्स की बड़ी चिंता है, एसेट्स का नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस करा रहे हो तुम, और बाकी चीजों की चिंता नहीं है? इसका नुकसान ज्यादा होता है। और क्या नुकसान हो सकता है ये कंपनी का? और क्या नुकसान हो सकता है बताओ? यस डेप्रिसिएशन का ही बनाना है, ओनली फॉर डेप्रिसिएशन। जो मैं भी आप 7 पॉइंट बताए ना, ये डेप्रिसिएशन तुम्हारे टिप्स पे चलना चाहिए। दिस इज द, जो लोगों को समझ नहीं आता वो तुम्हारी टिप्स पे चलना चाहिए, दैट्स इट। ऐसा। और बताओ भाई, क्या और कोई चीज है जो जरूरी है बिजनेस के अंदर, या सिर्फ असेट्स का इंश्योरेंस जरूरी है? बोलो। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोलो भाई। वेरी गुड। और तुम असेट्स का इंश्योरेंस करा रहे हो? हमने किसकी, आयुषी के थी ना मर्सिडीज का शोरूम, या हर्षिता के था? मर्सिडीज का शोरूम किसके था? आयुषी आपके था ना मर्सिडीज का शोरूम? अपन ने लगवाया तो था, किसी के शोरूम लगवाया था ना, सेक्शन 28 पढ़ रहे थे जब, है ना। आयुषी साइकिल पे आती थी, फिर वो मर्सिडीज में आने लग गई, है ना। तो आयुषी के हमने मर्सिडीज का शोरूम लगाया, तुमने उस शोरूम के अंदर एसी का इंश्योरेंस करा लिया, तुमने उस शोरूम के अंदर बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया, फर्नीचर का इंश्योरेंस करा लिया, क्योंकि तुम्हें चिंता है कि सर कभी एक्ट ऑफ गॉड ना हो जाए, हमारी एसी खराब हो जाएगा। और चिंता नहीं है तुम्हें? किसकी? पड़ोसी की नहीं बोल रहा हूं,
इतना हिंट देने के बाद भी नहीं समझ रहे हो? कौन से प्रोडक्ट्स? क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं उनको? अभी शोरूम का इतना बढ़िया एग्जांपल दिया, नहीं समझ आया? अरे सर एसी तो फिर भी 15,000, 20,000, 50,000 का होगा। मर्सिडीज तो 50-50 लाख की गाड़ियां खड़ी है, उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे क्या भाई? है ना? तो इसे बोलते हैं स्टॉक का इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये फर्नीचर असेट्स और इनका इंश्योरेंस तो कहां पर आ गया? सेक्शन 30 और 31 में आ गया। सर अगर मैं स्टॉक का इंश्योरेंस कराऊं तो क्या होगा? क्या उसकी प्रीमियम पे करूंगा वो अलाउड होगी क्या? बिल्कुल अलाउड होगी, क्योंकि सेक्शन 36 ने बोल दिया है कि यस इट विल बी अलाउड। स्टॉक का इंश्योरेंस अलाउड हो जाएगा। एक और इंश्योरेंस, क्या तुम्हारे लिए असेट्स और स्टॉक ही जरूरी है और कोई चीज जरूरी नहीं है? आपने बोली तो थी अभी किसी ने, वर्कर्स। भाई साहब ये सब फर्जी है, अगर वर्कर नहीं है तो वर्कर का इंश्योरेंस नहीं कराओगे क्या? तो इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराते हो, उसके लिए जो भी प्रीमियम तुम पे करते हो वो भी क्या हो जाएगा? आपके लिए अलाउड हो जाएगा। बट इट शुड बी अदर देन कैश। एक रुपया भी कैश में पे नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। स्टॉक इंश्योरेंस के, सॉरी, एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस होता है वहां पर आप एक रुपया भी कैश में पे नहीं कर सकते। स्टॉक में चल जाएगा, 10,000 की लिमिट तक चल जाएगा। 10,000 की लिमिट के ऊपर तो पापा जी हैं, और यहां तो पापा जी के ऊपर भी पापा जी हैं। बोले भैया 1 रुपया भी खर्चा नहीं होना चाहिए कैश में। समझ आ रहा है? सो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या कंप्लीट करवा दिया सेक्शन 36 का, कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हो तो उसके लिए जो प्रीमियम पे करोगे, क्या प्रीमियम पे करोगे? प्रीमियम, यही तो है तुम्हारा खर्चा। अलाउड? यस सर अलाउड हो जाएगा। सर असेट्स का इंश्योरेंस कराते हो, तो क्या करते हो पे? प्रीमियम, अलाउड हो जाएगा। बट यहां पर इन्होंने क्या बोला है? अदर देन कैश। कैश में नहीं होना चाहिए। समझ आया क्या? है ओनली एसेट्स का, हाँ सॉरी एम्प्लॉयज का, सॉरी एम्प्लॉयज। ठीक है, इट शुड बी अदर देन कैश तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? तो सेक्शन 36 का पहला, सेक्शन 36 क्या बोलता है? स्पेसिफिक डिडक्शंस। तो पहला स्पेसिफिक डिडक्शन उन्होंने बता दिया इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस अगर आप क्या कर रहे हो, अपना स्टॉक का इंश्योरेंस करा रहे हो, अलाउड हो जाएगा। लिखना चाहते हो तो छोटा छोटा लिख लो, मैं नोट्स में तो करवाऊंगा ही। दूसरा, पहला क्या था? इंश्योरेंस। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मैंने अगर तुम्हें बताया था बोनस, कमीशन, अगर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन समझो, फॉर एम्प्लॉय ब्रैकेट में लिख लो यहां फॉर एम्प्लॉयज ताकि कंफ्यूज नहीं हो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज, पहला बोनस और कमीशन। नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स आपके फिजिकल कॉपी चाहिए, क्या चाहिए? उसे मैंने अभी प्रोसेस में डाल दिया कल। पहले जो इन बिटवीन काम होल्ड पे हो गया था, बट अभी दूसरे पर्सन को दे दिया है।
तो एक बार क्या है, पीजीबीपी जब तक कंप्लीट होगा, मेरे को लगता है पीजीबीपी, हाँ आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, पीजीबीपी टीडीएस का क्लोजर होगा, कंप्लीट हो जाएगा नोट्स आपका, ठीक है, तो दे दूंगा मैं। और फिर फाइनल कॉपी जब हो जाएगी तब आपको बोलूंगा, इन केस इफ यू वांट फिजिकल कॉपी तो जो भी नॉमिनल चार्जेस है वो आपको बता देंगे, वो आप पे करके ले सकते हो, ठीक है। नोट सीरीज लिखवा रहा हूँ, बट नोट सीरीज को अलग से मैं ड्राफ्ट करूंगा बाद में, कोई जरूरत नहीं, नोट सीरीज लिख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बोनस कमीशन हो गया, ये जैसे इन्होंने बोला है R1 है PF, ठीक है ना। आप यहां ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है बोनस में और कमीशन में, अलाउड हो जाएगा? यस सर अलाउड हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा ना? यस सर अलाउड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ये क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको, और एनी अदर अप्रूव्ड फंड, एनी अदर अप्रूव्ड फंड। तो यहां सबसे बड़ी चीज क्या है? अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड्स होने चाहिए ना, अगर वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 36 में, है ना, सेक्शन 36 में बेनिफिट मिल जाएगा। ये समझ आ रहा है क्या भाई? एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज के लिए बोनस और कमीशन दे रहा है, आपको सेक्शन 36 में अलाउड कर देंगे। एम्प्लॉयर के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये क्या होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? पीएफ, ग्रेच्युटी, ये क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दैट? ये है क्या एक्चुअली? पीएफ और ग्रेच्युटी होता क्या है? बिल्कुल एक प्रकार से रिटायरमेंट फंड हो गया, है ना, जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स डाल रखे हैं कि भैया एक रिटायरमेंट पे इस आदमी को कुछ तो पैसा दो, इसके लिए रिटायरमेंट का अरेंजमेंट करो। गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स क्यों डाला? मैंने तुम्हें बताया, बताइए। रिटायरमेंट के बाद वो पैसे कहां से कमाएगा, है ना, तो धरती पे बोझ बन जाएगा। उसके धरती पे बोझ ना बने इसलिए उसे बोला जाता है कि भैया इसके पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, इनमें डाल और ग्रेच्युटी में डाल, ताकि बाद में जो रिटायरमेंट में पैसा आएगा उससे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय, बोनस और कमीशन के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो। अगर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड क्या होता है? इट्स ऑल्सो रिटायरमेंट फंड। ग्रेच्युटी फंड क्या होता है? जब आप कंटिन्यूअसली 5 साल कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका ग्रेच्युटी आपको दिया जाता है। अगर 5 साल आपने कंटिन्यूअसली काम नहीं किया तो ये ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलता है। ये भी हाँ, यस, एक सर्टेन अमाउंट होती है, 15 दिन का जो है वो तो दैट इज लिव इन कैशमेंट, वो लिव इन कैशमेंट होता है। वो सैलरी में वैसे सारी चीजें बताऊंगा मैं, ये बट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। दिस इज ऑल्सो रिटायरमेंट फंड, दिस इज ऑल्सो रिटायरमेंट फंड, ठीक है ना। ये कहता है कि आप उसके अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनपीएस बोल सकते हो आप इसे, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है ना। अगर मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में, तो यस जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो अलाउड हो जाएगा, बट अप टू 10% ऑफ सैलरी। ये चीज ध्यान रखना, बट अप टू 10% ऑफ सैलरी। मतलब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अपने आयुषी नहीं कौन हर्षिता थी शायद सीईओ रिलायंस की, तो रिलायंस इंडस्ट्री अगर मान लो हर्षिता के लिए कंट्रीब्यूशन करती है, हर्षिता की सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए, ठीक है, मान लो हर्षिता की सैलरी है 10 लाख रुपए,
अब ये क्या करते हैं, इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं कहां पर, एनपीएस में। मैं तुम्हें जब 80 वो बताऊंगा ना डिडक्शंस का, याद आ रहा है मैंने कौन सा सेक्शन बताया था तुम्हें, याद आ रहा है? इनसे भी पूछ ले, मैं आ रहा है याद, कौन सा बताया था मैंने? ये बताओ तो सही, सही है, वही है वही है। क्या हो गया? 43B नहीं, 80CC था ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको अलाउड हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। 43B, वेरी गुड, अभी आपने अच्छा बोला। ये अभी बताऊंगा 43B का रिलेवेंस भी मेरे को लेना है यहाँ पे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन दी पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने क्या बोला, अलाउड हो जाएगा। जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, वो अलाउड हो जाएगा, बट 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होगा। मान लो रिलायंस ने कितना कर दिया, 1,50,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया, इसकी सैलरी कितनी है, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख रुपए। तो आपको खर्चा अलाउड कितना होगा, 1 लाख रुपए, ना कि 1.5 लाख रुपए। अगर आपने 1.5 लाख रुपए अलाउड कर दिया तो क्या करोगे, पीजीबीपी में क्या करोगे, क्या करोगे, एड बैक कर दोगे, 1.5 लाख एड बैक कर दोगे और 1 लाख लेस कर दोगे। समझ आ रहा है, यस और नो? अगर आपने 1,50,000 रुपए अगर दिखा दिए हैं तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे 10% ऑफ सैलरी, सैलरी तो 10 लाख रुपया, 10% तो 1 लाख रुपए ही अलाउड होना चाहिए। आपने पीएनएल में 1,50,000 डाल दिया, हटाओ 1,50,000 एड बैक करो और 1 लाख लेस करो, ठीक है, या नेट 50,000 एड बैक कर दो, व्हाटएवर। समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट लॉजिकल क्लियर होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ क्या बोला है कि अगर आपने एम्प्लॉयर के लिए कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, वेरी गुड, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयज के लिए, कहां पर, बोनस या कमीशन में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, राइट, और ग्रेच्युटी, एनी पेंशन स्कीम और एनी अदर अप्रूव्ड फंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 36 में, सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शन। उन्होंने बोला भैया हमने लिख दिया कि ये सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब ये जो 10% ऑफ सैलरी है, यहां पर उन्होंने क्या बोला कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ यू आर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो 10% नहीं, 14% ऑफ सैलरी देखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो 10% नहीं, 14% ऑफ सैलरी देखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे। और ये जो सैलरी की डेफिनेशन है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो तुम। सैलरी की डेफिनेशन बता ही देता हूं, चलो। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सिर्फ आपको यही लेना है और कुछ मत लेना, बेसिक लेना और डीए लेना, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका 10 और 14% देखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मैं जब तुम्हें प्रैक्टिकल दूंगा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन दूंगा मैं तो ये ध्यान रखना भाई साहब, कंफ्यूज मत होना। सब दूंगा लिख के, बट तुम्हें दिमाग चलाना वहां पे। अब मुझे ये बताओ कि यार इस चीज का जिक्र मैंने और भी कहीं किया था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बोनस, कमीशन, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन, कहीं और भी जिक्र किया था, याद आ रहा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। कनेक्ट कर पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? मैंने एक जगह जिक्र किया था, जिक्र क्या किया था, बहुत अच्छे से समझाया था। जिक्र की तो बात ही छोड़ दो तुम। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन थी क्या? इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं थी ना पापा जी की? बी पापा जी का रेस्ट्रिक्शन। पापा जी किस किस का फायदा सोच रहे थे वहां पे 43B में? खुद का, सरकार का। सरकार का कौन सा? कोई भी टैक्स ड्यूटीज वगैरह हो तो। इंडियन रेलवे को अगर आपने कोई एसेट्स ली है तो उसको जो आप अमाउंट पे कर रहे हो
दूसरा एम्प्लॉयज का फायदा, ये सारे यस वही अक्रूवल बेसिस। तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फायदा, तो जो एम्प्लॉय का फायदा है उसमें ये है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, सब्जेक्ट टू 43B, ठीक है ना। मतलब ये खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा, बिजनेस का खर्चा है, बट अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा। इट शुड बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया है तो ही ये खर्चा अलाउड होगा। आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन कि भैया मैंने बोनस पे कर दिया, एम्प्लॉय को नहीं किया, हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैंने किसी ट्रस्ट को पे कर दिया और फिर हमारा डिस्प्यूट सेटल हो गया, तो 1 दिसंबर को हमने एम्प्लॉय को पे कर दिया। क्या खर्चा अलाउड होगा? बताना मुझे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोनस ऑफ ₹10 lakh paid to trust, and when dispute will settled, then paid to employee from such trust. एक्चुअल में आपने पे कब किया है? 1 दिसंबर 2023 में पे किया है। बताओ क्या ये खर्चा आपको अलाउड होगा क्या? क्यों? लेकिन ट्रस्ट को तो पे कर दिया, क्या लगता है अलाउड होगा या नहीं होगा? मुझे नहीं पता भैया, मैं तो तुम्हें कुछ भी बोलूंगा, तुम्हारे को कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अपन तो साला कुछ भी बोलेगा। आयुषी बोल रही नो, आप भी बोल रहे नो, भरत बोल रहे हाँ, या नारे नाना 50-50, ब्रिटानिया बताओ अलाउड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। भाई साहब एम्प्लॉय की जेब में पैसा आ जाना चाहिए रिटर्न फाइल की ड्यू डेट के पहले पहले। तुम किसी ट्रस्ट को जमा करा दो, हमें क्या भरोसा यार तुम्हारा। एम्प्लॉय की जेब में पैसा आ जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जेब में पैसा आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ जाना चाहिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले। अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले खर्चा नहीं, और सॉरी उनको नहीं आया, तो इट विल नॉट बी अलाउड। आई होप दिस इज क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो समझ आया तुम्हें? तो मैं क्या बता रहा हूं, सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शन सेक्शन 36। पहला, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पे किया है स्टॉक के लिए अलाउड हो जाएगा। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस किया है एम्प्लॉयज के लिए, तो जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो अलाउड हो जाएगा, बट इट शुड बी, ध्यान रखना, इट शुड बी अदर देन कैश। ओके। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आप क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, तो अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो अलाउड हो जाएगा, बट सेक्शन 43B की रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया है तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है क्या? तो यहां पर मैंने क्या बताया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बोनस और कमीशन, फिर आ गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ठीक है ना, और एनी अदर अप्रूव्ड फंड। तीसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम, राइट। इन तीनों केसेस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम में एक चीज ध्यान रखना, सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होगा, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14% देखा जाएगा। चलो जी, अगला पॉइंट। बस आज एक पॉइंट और लेता हूं, बाद में नहीं, या तुम्हें लग रहा हो तो ले लूं? नहीं ना, क्या लूं? तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ, तुम सबकी इच्छा। ले लूं क्या? सबकी इच्छा। हाँ, खत्म हो जाएगा सेक्शन 36, फिर बचेगा सेक्शन 37। तो मोर प्रैक्टिकल अपन कर पाएंगे, वो तो है, हमारे पास टाइम बचेगा तो उसका यूटिलाइजेशन होगा ना प्रैक्टिकल में। भाई साहब 20 नंबर का चैप्टर है ये बार अपना, क्योंकि मैं टीडीएस का कॉम्बो भी करूंगा अभी बाद में, अभी नहीं है, उनसे ही पूछ रहा हूं ना। बताओ भाई, लेना है नहीं लेना है? लिखना है तो लिख लो, पहले लिखना है तो पहले लिख लो,
तुम्हें खाना वाना खाने का टाइम मिल जाएगा पूरा। सर अगर इनडायरेक्ट टैक्स 30 का है और 20 1 जनवरी को पे किया तो डिसअलाउड 20 होगा। हाँ 20 होगा, 10 अलाउड हो जाएगा। जो पे कर दिया वो अलाउड हो जाएगा, जो पे कर दिया वो अलाउड हो जाएगा। 43B में मैंने यही बताया था ना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आप पे कर देते हो तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। जब मैं 43B बताऊंगा तो बाद में बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर जो आपने 20,000 बाद में पे किया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो बाद में बताऊंगा। क्या हुआ? तो एक पॉइंट और करा देता हूं, बाकी कर लेंगे, फिर बाकी कर लेंगे, ठीक है? बोलो, या अगर रुक सकते हो आधा घंटा तो करा ही देता हूं सेक्शन 36। अरे आसान है बहुत। एक जने ने ना है, बाकी का हाँ है, मतलब देखता हूं बाकी का हाँ है या ना है, मेजॉरिटी के बेसिस पे जाऊंगा। बोलो भाई क्या करूं, ले लूं क्या? देखो आपको समझा देता हूं, सेक्शन 36 तो ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो, ये प्रीमियम मैंने करा दिया, बोनस करा दिया, एमए करा दिया, ठीक है? अब कराना क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन कराना है, जीरो कूपन बॉन्ड, बेड डेब्ट्स। 3 पॉइंट और है, बस 3 पॉइंट और है। ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर। एक कराना है इंटरेस्ट का, एक कराना है जीरो कूपन बॉन्ड का, एक कराना है बेड डेब्ट्स का। तो ये तीनों पॉइंट करा देता हूं। सर कॉलेज है, ओहो, सभी कल बोल रहे हैं तो कल ही करो फिर, है ना? अरे हाँ, पवन सर का लेक्चर होता है ना, क्या करते हो? उल्लू पटाते हो मुझको, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। देखो एक पॉइंट अगर अभी करवा देता हूं तो फिर बचेगा 2 पॉइंट। चलो एक तो करो। चलो एक तो करो, कोई बात नहीं। एक पॉइंट मैंने इंश्योरेंस करा दिया, एम्प्लॉयज वाला करा दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तीसरा मैं करा रहा हूं आपको इंटरेस्ट, तो बाकी कल कराएंगे, ठीक है? बाकी कल। इंटरेस्ट याद आ रहा कुछ इंटरेस्ट के बारे में? समझना, अगर मान लो कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस पे लगता है? लोन पे। तुमने व्यापार के लिए लोन लिया हो, लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या वो इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड हो जाएगा? क्या वो खर्चा अलाउड हो जाएगा? बोलो, खर्चा तो है ना। 36 में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पे करते हो तो अलाउड हो जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या है? शेड्यूल्ड बैंक, पीएफआई, कैश में पे नहीं करना है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी। अगर आपने इनसे लोन लिया है, बताया था, याद आ रहा है? इनसे लोन लिया है तो ये आपको तभी अलाउड होगा एज पर 43B, जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया हो। और इसके अलावा ये अप टू 9% नहीं है। ये राहुल क्या बोल रहे हो?
और दूसरा एनी अदर, आपने किसी और से लोन लिया है, आपने दोस्त से लोन लिया है, परिवार से लोन लिया है, तो क्या होगा, अलाउड हो जाएगा नहीं होगा, अलाउड, अलाउड, व्यापार के लिए खर्चा है यार, ये तो अलाउड हो जाएगा। लेकिन पापा जी की रेस्ट्रिक्शन किन के लिए, ओनली इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस का खर्चा है, हाँ है, तो अलाउड हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कुछ के लिए कि भाई तुम क्या करते हो, लोन ले लेते हो बैंकों से और उनको चुकाते नहीं हो। मैंने बताया था ना, बैंक को उधर परेशान हो रहा है, बैंक पैसा तो आया नहीं, टैक्स लग रहा है और बाद में डूबत खाता हो रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने 43B रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया अगर तुम इनको अगर एक्चुअल में पे नहीं करते हो तो ये खर्चा अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक एसेट्स खरीदी, मैं यूएसए गया था एसेट्स खरीदने के लिए, कितने की एसेट्स थी, 50 लाख रुपए की। फिर मेरे को क्या हुआ कि 50 लाख का तो पैसा था नहीं, तो मैंने उस पर लोन ले लिया। तो मैं उस लोन पे ये एसेट्स मैंने खरीदी है ना, ये मैंने खरीदी थी 1/4/2023 में, दिन पहले साल ही, और मेरे फैक्ट्री में आके मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया 1 जनवरी 2024 में इसे इंस्टॉल्ड कर दिया, इंस्टॉल्ड। अब मुझे हर महीने ना 10,000 रुपए का ब्याज देना पड़ता था, हर महीने 10,000 रुपए का ब्याज देना पड़ता था। बताओ व्हाट विल बी माय ट्रीटमेंट, इस कितना मेरे को P&L में अलाउड होगा। लोन लिया ऐसे ही, वो उसी से कंपनी से ले लिया, फॉरेन में जिस कंपनी से माल खरीदा ना उसी से कंपनी लिया। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या, नहीं है, PFI है क्या, नहीं है, शेड्यूल्ड बैंक है क्या, नहीं है, SAIC है क्या, नहीं है क्या, NBFC है क्या, नहीं है। तो बताओ मुझे कितना अमाउंट अलाउड हो जाएगा, टोटल लिखो ना, मुझे समझ नहीं आता ऐसा, मतलब प्रीवियस ईयर में टोटल खर्चा कितना अलाउड हो जाएगा मुझे। महीने का 10,000, कितना अलाउड हो जाएगा, लिखो लिखो आंसर लिखो, 1,20,000। और एक आंसर तो है, हैं? समझा नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा, चलो आप जो बोलोगे मैं लिख देता हूँ। एक आंसर आया 90 के, मुझे नहीं पता क्या है, एक आया 120 के, और तीसरा आंसर आपका कोई आंसर आ रहा है क्या? एनी अदर आंसर? अरे भाई क्या हो गया, 50 लाख की एसेट्स खरीदी 1/4/2023 को, इंस्टॉल्ड किया 1/4/2024 को, बताओ कितना खर्चा अलाउड हो जाएगा P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में कितना दिखाऊं खर्चा? हर्षिता ने बोला है 1,20,000, चलो ठीक है। आशुतोष ने बोला है 40,000, चलो ओके। डी और पूरा का पूरा 20,000, 1,20,000 ओके। और है एक बोलता भैया 30,000 रुपया, मन तो समझ नहीं आवे क्या होगा रे, क्या होगा, पढ़ते नहीं हो पूरा। जैसे ही तुम्हें इंस्टॉलेशन शब्द दिखा थोड़ी अलर्टनेस आ जानी चाहिए। मैंने क्या बोला था, एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय टिल पुट टू यूज तक का जो भी खर्चा होगा दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो भैया चाहे इंटरेस्ट का खर्चा हो टिल पुट टू यूज तक का, वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज्ड। तो 1/4 से 31 दिसंबर 9 महीने का जो खर्चा होगा 90,000, वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। और सिर्फ 30,000 आपको P&L अकाउंट में अलाउड होगा। समझ आया? क्योंकि 1 जनवरी को आपने इंस्टॉल्ड किया है तो इंस्टॉलेशन के बाद का जो भी खर्चा है वो P&L में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले का जो भी खर्चा है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 लाख प्लस 90,000।
तो 50,90,000 विल बी एक्चुअल कॉस्ट। समझ आया? बस ये इंटरेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अपन लेंगे कल बेड डेट्स, कल जीरो कूपन बॉन्ड्स और छोटे मोटे 2 पॉइंट। तो सेक्शन 36 खत्म, सेक्शन 37 कल खत्म कर देंगे और फिर कराऊंगा टीडीएस को कनेक्ट करा के कई सारे टीडीएस के प्रोविजंस। चलो बाय बाय। कल और आज वीडियो बना के रखना, ठीक है? अच्छे से वीडियो अच्छी बनाना और रीजनल लैंग्वेज में आपकी फीडबैक्स यस यू कैन शेयर। बाकी कोशिश करना डेप्रिसिएशन को आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बता पाओ, ठीक है? नॉट कंपल्सरी कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? नहीं ऐसे तो इसको अलाउ नहीं करेंगे। पेनल्टी जो कल का दिन है, कल जो नहीं भेजेगा मेरे खाते में 50 रुपए जमा करा देना, ठीक है? और फिर खाते में 50 रुपए जमा कराने के बाद अगर वापस नहीं भेजता है तो अगले दिन से अलाउ नहीं होगा वो। हाँ, अगले दिन से वो क्लास में अलाउ नहीं होगा। सही है ना? चलो बाय।